गए देख, कमेंट गए इसमें से, चेक करो। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है उसके अंदर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपको मेथड्स पढ़ाऊंगा, आपको लर्निंग और टीचिंग के। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। बड़े आसान से मेथड्स है। अगर आप लोग दूसरे भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पर भी आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगर मैं सीटेट के एग्जाम की बात करूं तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है और जो बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है इस वाले चैप्टर से। सबसे बड़ी बात है, इस वाले जो चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपका बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा? आपको बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी आपका एक टीचिंग मेथड दे देगा, उस टीचिंग मेथड पर आधारित आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा कि कोई एक फलाना टीचर है, इस प्रकार की कोई एक्टिविटी कर रही है, तो बताइए वो किस प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज कर रहा है या कर रही है। इस प्रकार का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाएगा कि ग्रामर पढ़ाने के लिए, इस चीज को कराने के लिए कौन सा आपका मेथड बढ़िया रहेगा। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर आपके एग्जाम में दे देता है। बड़े लिमिटेड से आपके जो आपके टीचिंग मेथड्स है वो आपको दिए रहते हैं, तो जरा उनके बारे में नजर डाल लेते हैं और जिससे आपका ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, आई थिंक सभी लोग आ गए। अब हम लोग क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, लव यू सर। हाँ भाई, सभी को लव यू, ठीक है। चलो भाई। हाँ, चलो भाई, अब मैं क्लास की शुरुआत कर लेता हूँ, टीचिंग मेथड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर टीचिंग मेथड्स की बात करूं तो दो प्रकार के टीचिंग के मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो जो आज की डेट में जो प्रचलित चल रहा है वो आपका बेसिकली स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड चल रहा है, यानी कि आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड चल रहा है, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित मेथड चल रहा है, बाल केंद्रित मेथड चल रहा है, ठीक है। ये आप सभी को पता है। जो आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड यानी कि अनुदेशात्मक विधि। इस मेथड के अंदर बेसिकली जो आपका फोकस रहता है, जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा फोकस के अंदर रहता है आपका टीचर पर, ठीक है। यानी सेंटर में कौन रहता है? सेंटर में रहता है टीचर। टीचर सबसे ज्यादा रहता है एक्टिव। कौन रहता है सबसे ज्यादा एक्टिव? सबसे ज्यादा रहता है आपका एक्टिव टीचर। जो बच्चा रहता है, बच्चे के एक्टिव रहने की संभावना रहती है बहुत कम, ठीक है। बच्चा एक्टिव रहता है इसके अंदर बहुत कम, बच्चा इसके अंदर आपका एक्टिव रहता है। टीचर बेसिकली क्या काम करता है? जो मैं काम यहां पर आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं यहां पर एक तरीके से आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूं, आप लोग उसको लेते जा रहे हो। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। वरना आप लोगों का कमेंट आ जाता है कि दोबारा समझा दो, चलो दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार का मेथड जो बेसिकली बड़ी क्लास के लिए, बड़े बच्चों के लिए यहां पर यूज किया जाता है, वो आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड के अंदर आपका यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका अध्यापक केंद्रित, आपका जो मेथड होता है अध्यापक केंद्रित, जो आपकी विधियां रहती है वो इस मेथड के अंदर आ जाती है। इसके अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं वो हमको एक एक करके पढ़ने हैं। पहला मेथड तो आपका ये हो गया। तो इसके अंदर आपको समझनी है, इसके अंदर जो बच्चे का रोल होता है, बच्चे का रोल इसके अंदर कम रहता है, बच्चा इसके अंदर कम एक्टिव रहता है, बच्चा कम क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा कम इसके अंदर रहती है, ठीक है। बच्चे के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप करने की जो रोल रहता है, बच्चा इसके अंदर क्वेश्चन कम पूछेगा, ठीक है। बच्चा इसके अंदर क्वेश्चन जो रहेगा कम पूछेगा। बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा रहेगी, बच्चे के अंदर जिज्ञासा क्यूरियोसिटी भी रहेगी, वो भी इसके अंदर बच्चे के अंदर कम रहेगी, ठीक है। बच्चा क्या काम रहेगा? बच्चा अपने टीचर को फॉलो करेगा, जैसा जैसा टीचर बोलता जाएगा, पढ़ाता जाएगा, उसको यहां पर बच्चा सुनता जाएगा और ग्रहण करता जाएगा। ये बेसिकली इस वाले मेथड के अंदर आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी कि बाल केंद्रित आपका विधि देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर पावर आ जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। यानी यहां पर एक्टिव कौन रहता है? यहां पर एक्टिव रहता है आपका बेसिकली बच्चा। इसके अंदर एक्टिव कौन रहता है? इसके अंदर एक्टिव हो जाता है यहां पर बच्चा। बच्चा यहां पर क्वेश्चन भी पूछेगा, बच्चे के अंदर यहां पर जिज्ञासा भी रहेगी, बच्चा यहां पर रचनावादी भी रहेगा, नई नई चीजों को खोज कर भी लाएगा।
तो यहाँ पर सारी पावर किसके अंदर रह जाती है, बच्चे के अंदर। अगर मान लीजिए बच्चों को यहाँ पर कोई चीज समझ में नहीं आई, तो यहाँ पर टीचर की जिम्मेदारी रहती है कि वो बच्चों को अलग अलग, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार के मेथड यहाँ पर यूज करे। क्या काम करे, अलग अलग प्रकार के वो मेथड यूज करे, या फिर अलग अलग प्रकार के वो टीएलएम यहाँ पर यूज करे। जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो मैंने टीएलएम की आपको बताई थी, ठीक है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के टीएलएम यहाँ पर वो यूज करे बच्चों के लिए, क्योंकि कौन सा मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बाल केंद्रित आपके विद्या यहाँ पर यूज होगी। अच्छा बेटा आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, दूसरा मेथड आपको समझाता हूं। अच्छा ये भी समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको टीएलएम के माध्यम से समझाता हूं। तो बच्चा यहाँ पर खुश हो जाता है कि अरे सर तो कुछ नई चीज लेकर आ गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से सारा काम किसके लिए होता है, सारा काम होता है बच्चे के लिए। तो सेंटर में कौन रहता है, यहाँ पर बच्चा सेंटर के अंदर रहता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस आज की डेट के अंदर इसी के अंदर किया जा रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन दोनों के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं और जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी आ जाओ लाइव, अभी तो आते ही जा रहे हैं आप लोग एक एक करके लाइव, तो जल्दी आप लोग आ जाइए। हाँ चाइल्ड सेंटर्ड की बात आप लोग इसके अंदर कह सकते हो, ठीक। तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए कि जो आपके टीचिंग के मेथड्स होते हैं, दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक तो होता है टीचर सेंटर्ड होता है, एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो बढ़िया कौन सा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है ना, ठीक है। ये मत सोचना कि हम टीचर है तो हम तो टीचर सेंटर्ड को अपनाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड अपनाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले इंस्ट्रक्शन मेथड की, यानी टीचर सेंटर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। पहला ही मेथड देखने को मिल जाता है लेक्चर मेथड, यानी कि आपका व्याख्यान विधि देखने को मिल जाता है। अब देखो व्याख्यान विधि इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसके अंदर लेक्चर दिया जाता है। कहते हैं ना जब हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे, अरे यार ये मास्टर तो बहुत लेक्चर दिए जा रहा है, लेक्चर ही लेक्चर देता रहता है, मेरे बारे में तो नहीं बोलता ना कोई, से प्लान डीएक्टिवेट करवा दूंगा कोई इसने बोल दिया तो, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लेक्चर देता है। कौन देता है लेक्चर, यहां पर लेक्चर देता है, यहां पर टीचर यहां पर लेक्चर देता है। कौन देता है, टीचर यहां पर लेक्चर देता है। तो एक्टिव कौन रहेगा यहाँ पर, एक्टिव यहां पर टीचर रहेगा। और लेक्चर को सुनता कौन है, लेक्चर को यहां पर सुनता रहेगा। एक्टिव कौन हो गया यहाँ पर, टीचर यहां पर एक्टिव रह गया, यानी सक्रिय यहां पर टीचर, यहां पर कौन हो जाता है, सक्रिय हो जाता है यहां पर टीचर, ठीक है। और यहां पर बच्चा को क्या करेगा, इस लेक्चर को सुनता जाता है, यानी इसकी सक्रियता यहां पर बेसिकली कम रह जाती है, ठीक है। जो कि मैं यहां पर आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूं। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, लेक्चर मेथड आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूं। बट आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, जो आपका लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड बेसिकली आपका प्राइमरी क्लास के लिए यूज नहीं किया जाता। किसके लिए, लेक्चर मेथड आपका प्राइमरी क्लास के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। प्राइमरी क्लास के लिए आपका यूज नहीं किया जाता है, यह आपका बड़ी क्लास के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, यह आपका बड़ी क्लासों में यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो आपका जो लेक्चर मेथड बेसिकली यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। सर बहुत धमकी देते हो अरे मजाक करता हूं, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा लेक्चर मेथड, बेसिकली यहां पर ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यह बात आप लोग समझ गए। इस पर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका कोई देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपका देखने को मिल जाता है कि मान लीजिए आपके क्लासरूम के अंदर कोई टीचर है और टीचर ने यहाँ पर बच्चों को आपस में अंत्यक्रिया के माध्यम से कोई चीजें सिखा रहा है, और अंत्यक्रिया के माध्यम से कोई चीजें सिखाते हुए वो बच्चों के यहाँ पर किसी स्किल को, किसी गुण को विकसित करना चाह रहा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उसके लिए सबसे बढ़िया, सबसे उपयुक्त यहाँ पर होगी। तो वहां पर ऑप्शन में दे देगा लेक्चर मेथड। तो क्या उसके लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त रहेगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेक्चर मेथड उसके लिए उपयुक्त नहीं होगी, ठीक है। तो लेक्चर मेथड बेसिकली आपका छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त में नहीं आएगी। अब देखिए अगले मेथड की बात करते हैं। अगला मेथड लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाना इसका। अगला मेथड आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि आपकी प्रदर्शन विधि, ठीक है। कौन सी विधि आपकी, अगला मेथड आपका प्रदर्शन विधि। अब देखो इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में कैसे पूछा गया था उसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। प्रदर्शन विधि यानी कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। अब देखो डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि में बेसिकली क्या होता है, आपको इसके नाम से समझ गया कि डेमोन्स्ट्रेशन करके जब कोई चीज बच्चों को सिखाई जाती है तो यही आपका होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसे मैं आपको आज की वीडियो, आज की क्लास के अंदर मेथड सिखा रहा हूं, तो मैंने स्मार्ट बोर्ड लिया, स्मार्ट बोर्ड पर आपको सारे मेथड सिखाए और सारे मेथड बताए, और इसी के माध्यम से आपको सारे मेथड बताता जा रहा हूं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं और आप लोग सीखते जा रहे हो।
उसी प्रकार से छोटे बच्चों को मान लीजिए हमको कोई चीजें सिखानी है, तो हमको मूर्त चीजें लेनी पड़ेगी। मूर्त चीजें जिनको बच्चा देख सके, ठीक है, तो हमको कौन सी चीजें लेनी पड़ेगी? मूर्त चीजें यानी कॉन्क्रीट चीजें लेनी पड़ेगी, जिनको बच्चा देख सके, जिनको बच्चा पकड़ सके, छू सके। वो चीजें बच्चों को हमको दिखानी पड़ेगी, उनको देनी पड़ेगी, जिनके माध्यम से हम बच्चों को प्रदर्शन करवा के या डेमोन्स्ट्रेशन करवा के उनको चीजें सिखवा सके। ठीक है, तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। बट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करवाएगा कौन? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली करवाएगा आपका टीचर। कौन करवाएगा डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन आपका टीचर यहाँ पर करवाएगा। अब देखिए सीटेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, और वो टीचर अध्यापिका दी थी, अब पता नहीं क्या उसका नाम था, अध्यापिका वो क्या काम करी है, बच्चों को कुछ कोई कंक्रीट की चीजें थी, ठीक है, पत्थर वगैरह या कुछ इस तरह की कोई चीजें थी, उनको छुआ कर और यहाँ पर उनको छुआ कर और कोई चीज उनको काउंटिंग या कुछ गिनवाने की यहाँ पर कुछ प्रक्रिया करवा रही थी। तो यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से वो किस विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रही है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, वो टीचर क्या काम करवा रही है? वो बच्चों को उन चीजों को पकड़वाकर, छुआकर और फिर उन्हें कुछ जोड़ घटा की कुछ चीजें करवा रही थी। तो यहां पर बच्चे क्या काम कर रहे हैं? सीधा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि यार यहाँ पर कोई चीज है, उनको पकड़ो, छुओ और फिर उसके माध्यम से चीजें सीखो। तो यहां पर कौन सी विधि हो जाएगी? आपकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगी कि देखो या फिर उसको पकड़ के या छू के और उसके माध्यम से सीखो। तो कौन सा मेथड हो जाएगा? आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए इसके विधि के अंदर कुछ आपके स्टेप होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर आपके कुछ स्टेप होते हैं। ऐसे नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका सीधा ऐसी चालू कर दिया, ठीक है, कि चलो भाई कोई भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना मैं स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहली चीज आपकी इसके अंदर होती है, कोई भी प्लानिंग करनी होती है कि भाई मुझको आज टीचिंग मेथड पढ़ाने हैं, ठीक है, तो टीचिंग मेथड के लिए मैंने एक प्लानिंग करी कि आज टीचिंग मेथड पढ़ाने हैं, तो चलो मैं पीपीटी के अंदर मेन आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कर लूंगा। एक थोड़ा इसी ज्यादा कर दे थोड़ा, ठीक है, एक पॉइंट बढ़ा दे। तो टीचिंग मेथड मुझे आज आपको पढ़ाने हैं, तो टीचिंग मेथड के मैंने आपको क्या काम करा दिया? एक मैंने आपको सारे मेन आपके टीचिंग मेथड यहां पर ले दिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेन चीज होती है प्लानिंग करना। फिर मैंने क्या काम करा? इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, बोर्ड पर मैंने लिख दिया कि भाई आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आज मैं आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो दूसरे नंबर पर मैंने फिर आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पर फिर मैंने आपको प्रदर्शन करके बता दिया कि देखो ये दो प्रकार के आपके मेथड होते हैं, एक आपका चाइल्ड सेंटर्ड, एक आपका टीचर सेंटर्ड, इस प्रकार से दो मेथड आपके होते हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या काम करा? ब्लैक बोर्ड का यूज करा। अब मेरे पास ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है, मैंने फिर उसका उपयोग करा और जिसके माध्यम से फिर मैंने आपको थोड़ी शुरुआत की चीज बताई और उसके बाद सारे कंसेप्ट का संकलन करा। ये चीज आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। इस प्रकार से मैंने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का जो यूज करा, इस प्रक्रिया के थ्रू आपको चीजें सिखाई। ये नहीं कि सीधा क्लास लेने आ गया, सीधा आपकी एक क्लास लगा दी कि चलो भाई आज आपको टीचिंग मेथड पढ़ाऊंगा और ये सिखाना शुरू कर दूंगा, सीधा पढ़ाना आपको शुरू कर दिया। जी नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाया। इसी प्रकार से छोटे बच्चों को भी आपको ये इसी प्रकार से सिखानी होती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर, ठीक है। और आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आता है? जैसे मैंने बताया कि वो टीचर ने जो एक्टिविटी एक कराई कि जहां पर बच्चों को उसने कोई कंक्रीट जहां पर बच्चों को उसने कुछ कंक्रीट चीज दी, बच्चे ने पकड़ा, छुआ और उसके माध्यम से वो फिर वो कोई चीज सीख गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी वो विधि का यूज कर रही है? तो आपकी प्रदर्शन विधि का वो यहाँ पर यूज कर रही है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये दो बहनें आती है या दो भाई कह सकते हो इनको, या बहनें ही कहोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये दो बहनें आपस में अपोजिट रहती है और ये खासकर बहुत एग्जाम में आती है और टीचिंग एग्जाम में तो हर जगह आपको देखने को मिलती है। आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो ये दोनों बहनों के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि ये दोनों बहनें आखिरकार कहती क्या है, इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा यार, वो तो सबसे मेन चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक एक करके आएंगे ना, अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है भाई आपकी, एक एक करके आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे मेन मेथड को कैसे भूल जाएंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखिए आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, इसमें सिंपल सा आप लोगों को पता ही होगा यार इंडक्टिव मेथड, क्योंकि शुरू से आप लोग पढ़ते भी आए हो ये अपने कोर्स के अंदर भी, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर भी, जहां पर अपना बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, जहां पर बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर उसको नियम की ओर ले जाया जाता है, यानी कि उसको फिर
रूल की तरफ ले जाया जाता है, तो ये आपका इंडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, ये आपका आगमन विधि होता है। सेम इसकी अपोजिट बहन होती है। ठीक है, जो आपकी निगमन विधि होती है, एन फॉर निगमन और एन फॉर नियम, ऐसे याद कर सकते हो। इसमें पहले बच्चों को नियम समझाए जाते हैं और नियम से फिर उसको उदाहरण की ओर यानी कि कंसेप्ट की ओर ले जाया जाता है। यानी कि कह सकते हो पहले बच्चों को रूल सिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल की ओर लेकर जाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब जैसा आज ही मैं एक यूट्यूब पर क्लास ले रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि पहले बच्चों को उसके बारे में बता दिया, क्या नाम है, उसके काल के कंसेप्ट के बारे में बता दिया, काल के नियम के बारे में बता दिया, और उसके बाद काल के नियम के बारे में बताने के बाद फिर उसके बाद प्रेजेंट काल, पास्ट काल और फ्यूचर काल, इसके बारे में बता दिया। तो पहले नियम बताया और फिर उसके बाद उसके जो काल होते हैं उनके कंसेप्ट बताए। ठीक है, यानी उनकी अवधारणाएं वगैरह बताई। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका मेथड? आपका डिडक्टिव मेथड, यानी कि आपका निगमन विधि यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो वो कौन सी विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों की दोनों विधियां ग्रामर सीखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए? ग्रामर सीखने के लिए। ठीक है, यानी व्याकरण सीखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ग्रामर सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये जो आपकी विधियां होती है। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं बात करूं, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर कोई बच्चा प्राइमरी लेवल का है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का अगर कोई बच्चा है, तो उसके लिए इंडक्टिव मेथड बढ़िया रहेगा, डिडक्टिव मेथड बढ़िया रहेगा? जरा बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर कोई बच्चा प्राइमरी क्लास का है तो उसके लिए कौन सी विधि का मेथड बढ़िया रहेगा, इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड? जरा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। देखो तो सही भाई, इसका क्या सही बताते हो? हाँ बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। प्राइमरी लेवल के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर कोई प्राइमरी लेवल का बच्चा है, ठीक है, प्राथमिक क्लास का अगर कोई बच्चा है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, तो प्राइमरी लेवल के बच्चों को हमको व्याकरण सिखानी है। क्या सिखानी है? व्याकरण सिखानी है। तो व्याकरण सिखाने के लिए इंडक्टिव मेथड बढ़िया है, डिडक्टिव मेथड बढ़िया है? जरा बताइए कौन सा बढ़िया है? इंडक्टिव आगमन विधि, ठीक है, यूट्यूब से देख के आए होंगे, है ना? हाँ, ठीक है भाई, आगमन विधि बढ़िया है। कौन सी बढ़िया है? आगमन। क्योंकि देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, छोटा बच्चा होता है। छोटा बच्चा कैसी चीजें सीखता है? छोटा बच्चा जो चीजें सीखता है ना, वो चीजें सीखता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसे चीजें सीखता है? वो चीजें सीखता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें सीखता है। ठीक है, यानी कि आपका आसान से जटिल की ओर चीजें सीखता है। कैसे सीखता है? आसान से जटिल की ओर चीजें सीखता है। यानी सबसे पहले हमको उसको आसानी चीजें सिखानी है, फिर उसको जटिल की ओर लेकर जाना है। तो छोटे बच्चों को सबसे पहले हमको उसको एग्जाम्पल से सिखाना है और फिर उसको रूल की तरफ लेकर जाना है। तो प्राइमरी लेवल के लिए आपका, आपने बिल्कुल सही बताया, आपका इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि आपकी सबसे बढ़िया मेथड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी दो मेथड होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अपनी थिंकिंग के बेस पर यहां पर आंसर आपको देना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपका। हाँ ठीक है भाई, बाइलिंगुअल लिख कर चल रहा हूं मैं, देखो साथ के साथ ही। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला मेथड आपका प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड आपको सिंपल दिख रहा है, खेल कूद विधि, जहां पर बच्चों को खेल कूद के माध्यम से चीजें सिखाई जाए, वो आपका प्लेवे मेथड होता है। ठीक है, खेल कूद विधि, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को चीजें सिखाई जाए। आप लोगों को दो कंसेप्ट मैंने बताए हुए, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कोलेबरेटिव लर्निंग और आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग, ये बताया हुआ है ना मैंने आपको। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका खेलकूद के माध्यम में आ जाएगी। कि कोलेबरेटिव लर्निंग कैसे होती है? आपस में बच्चे सहयोगात्मक तरीके से खेलते हैं। क्योंकि देखो खेलकूद विधि में क्या होता है, खेलकूद के माध्यम से क्या होती है, खेलकूद के माध्यम से बच्चे के अंदर आती है सहयोग की भावना। क्या आती है बच्चे के अंदर? खेलकूद के माध्यम से क्या आती है बच्चे के अंदर? सहयोग की भावना आती है। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या आती है? नैतिकता की भावना आती है। किसके भावना आती है बच्चे के अंदर? नैतिकता की भावना आती है बच्चे के अंदर जो आती है। ठीक है, और जो आपकी कोलेबरेटिव और जो आपकी कोऑपरेटिव आती है, कोलेबरेटिव और जो आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग आती है, वो भी आपकी
खेल की विधि के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर भी बच्चा क्या काम करता है, आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से सीखता है। और कोऑपरेटिव में क्या काम करता है, खेल में क्या काम करता है, छोटे छोटे ग्रुप में बनाकर तब आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से खेलते हैं कि भाई क्रिकेट खेल ले, एक टीम तेरी बन गई, एक टीम मेरी बन गई, और फिर जो एक टीम बन जाती है किसी दूसरे की, ठीक है, तो एक टीम के खिलाड़ी जो आपस में रहते हैं फिर वो आपस में एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से खेलते हैं, दूसरी टीम को हराना है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या रहता है, खेलकूद विधि के अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी खेलकूद विधि। तो खेलकूद विधि में बेसिकली क्या हो रहा है, खेलकूद विधि में कौन एक्टिव है, यहां पर एक्टिव है खेलकूद विधि में आपका बच्चा, यहां पर एक्टिव है, कौन एक्टिव है, यहां पर आपका बच्चा एक्टिव है। ठीक है, बच्चा यहां पर एक्टिव है। और टीचर क्या है, यहां पर टीचर एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करता है। क्या काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि सुविधा दाता का यहां पर काम करता है। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या बताया हुआ है, फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता का रोल उसको यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, तभी तो यहां पर आपकी बताई हुई है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंदर ये आपका आ जाता है, क्योंकि बच्चा खेल कूद के माध्यम से ज्यादा यहां पर चीजें सीखता है। ठीक है, तो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अंदर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है, प्रोजेक्ट विधि आपकी आ जाती है। यहां पर भी बच्चा अपने छोटे छोटे पहले ग्रुप में बांट लेता है किसी समस्या को। कोई भी समस्या आ गई, जैसे मान लीजिए आप तो बड़े हो, बड़े बच्चे हो, तो आपने समस्या आ गई सीटेट, उसको ग्रुप में तोड़ दिया, ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ूंगा, ये ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, उसको ग्रुप में तोड़कर फिर उसका यहाँ पर आप लोगों ने समाधान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या हो गए, यहाँ पर आप लोगों एक्टिव कैसे हो, यहाँ पर आप लोगों एक्टिव, और फिर उसका समस्या का समाधान आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये विधि आपकी हो गई। अब बात करते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। वैसे सभी विधि आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस विधि को ज्यादातर इसलिए नोटिस किया जाता है क्योंकि आपके सीडीपी वाले सेक्शन में ज्यादा आती है। अच्छा, कुछ बच्चों का मैसेज आया, डाउट सेक्शन वाले के अंदर ये आया था, मेरे पास ये मैसेज आया कि सर आपने स्टीफन क्रेशन की थ्योरी नहीं कराई है, और ये थ्योरी नहीं कराई है आप लोगों ने, आपने आधी थ्योरी कराई है। अरे भाई, स्टीफन क्रेशन की थ्योरी सीडीपी में नहीं आती है, स्टीफन क्रेशन की थ्योरी आपके लैंग्वेज वाले सेक्शन में आती है। तो ये उसको हिंदी वाले सर करा देंगे, इंग्लिश वाली मैडम करा देगी, आप बेफिक्र तो रहिए। अभी आपका सिलेबस कहाँ कंप्लीट हुआ है, तो कह रहे हैं कि नहीं हमको सचिन सर से करनी है, उन्होंने नहीं कराई है। अभी तो मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरी बात मेरा कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा, स्टीफन क्रेशन की थ्योरी आपको हिंदी वाले या इंग्लिश वाली मैडम आपको कराएगी। वो बड़े नाराज हो रहे हैं वो बड़े गुस्से में हो रहे हैं भाई आपके कुछ बच्चे जो है। ठीक है, तो आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए आपको पहले तो। ठीक है, तो वो कराएंगे आपको हिंदी वाले की, क्योंकि मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि उन्होंने कोर्स ले लिया तो सारे सब्जेक्ट मैं ही उनको पढ़ाऊंगा, जितने भी सारे सब्जेक्ट तो मैं यहाँ पर जो आपको कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, बस ये ध्यान रखिए। तो हिंदी और इंग्लिश वाले जो सर है मैडम है, वो आपको स्टीफन क्रेशन की थ्योरी करा देंगे। संस्कृत वाली मैडम जो है उनकी अभी उनको बेटा हुआ है। ठीक है, तो उनकी अभी क्लासेज अभी थोड़ा चलेंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में भी टाइम है, तो वो थोड़ा रिकवर होते ही आपको दोबारा कंटिन्यू करा देगी क्लास। उसकी जिम्मेदारी आप लोग बेफिक्र रही उस चीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा रिकवर होने में उनको टाइम लगेगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सारे मैं ही कराऊंगा, सारे मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मेरी जिम्मेदारी सीडीपी कराने की है भाई, वो करा देंगे आपको स्टीफन क्रेशन की थ्योरी। अगर मेरा वाला तरीका आपको देखना है, यूट्यूब पर मैंने कराई हुई है, आप लोग वहां पर जाके देख लीजिए। ठीक है, हाँ इंग्लिश में करा दिया, हाँ तो देख लो, इंग्लिश में जाके देख लो, इंग्लिश में करा दिए वो। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम सोल्विंग पर आ जाओ, अपने टॉपिक के ऊपर आ जाओ। प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान विधि। अब इसको नाम से पता नहीं चल रहा, समस्या समाधान विधि, समस्या को समाधान करने वाली विधि। समस्या क्या है आपके सामने, समस्या है आपके सामने, मान लीजिए यही समस्या है स्टीफन क्रेशन की, कि स्टीफन क्रेशन की सर थ्योरी नहीं कराई, जबकि बच्चों ने बता दी सर इंग्लिश वाली मैडम ने करा दी है। ठीक है, चलो मान लो उन्होंने भी नहीं कराई होती तो ठीक है, तो मान लीजिए समस्या आपके सामने है कि स्टीफन क्रेशन की थ्योरी नहीं हुई अभी तक, तो स्टीफन क्रेशन की थ्योरी आपके सामने समस्या बन गई। ठीक है, अब इसका आपको समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो इसके समस्या के समाधान के लिए जिस विधि का यूज किया जाएगा वो हो जाएगी आपकी समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि के अंदर बेसिकली क्या होता है, टीचर यहाँ पर एक हल्का सा क्लू दे देता है, हिंट दे देता है। जैसे मैंने हिंट दे दिया कि भाई मैं आपको सीडीपी का सेक्शन यहाँ पर कवर करा रहा हूं, मैं सारी सीडीपी यहाँ पर कवर करा दूंगा, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट का सेक्शन है वो बाकी टीचर आपको निपटाएंगे। तो मैंने हिंट दे दिया बच्चों को
उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सर ये वाली चीज है, तो जो आपकी समस्या है उसके समाधान के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया, और वहां पर दूसरे टीचर ने आपको ये वाली थ्योरी करा दी स्टीफन क्रेसन की, तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। तो यही आपका समस्या समाधान विधि के अंदर होता है। कोई भी समस्या आती है और उस समस्या के लिए जब कुछ हिंट क्लू दे दिया जाता है किसी व्यक्ति पर्सन किसी के भी द्वारा, और फिर उसके बाद जब उसका समाधान हो जाता है, तो यही आपकी समस्या समाधान विधि होती है। ठीक है, बहुत से बच्चे बहुत टेंशन के अंदर रहते हैं, ठीक है, कि सर ये आप कराओ ये कराओ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। अब इस समस्या समाधान विधि के कुछ मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स भी आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? अच्छा, इनके अलावा ये भी रहता है कि समस्या समाधान विधि के लिए कुछ बैरियर भी होते हैं, मतलब इसको कम करने के लिए भी कुछ पॉइंट होते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे फंक्शनल फिक्सनेस आ जाता है, प्रक्रियात्मक स्थिरता आ जाती है, या फिर उसके अलावा रेस्पॉन्स सेट आ जाता है। इनके ऊपर भी बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। समस्या समाधान विधि के कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे आप किसी समस्या समाधान विधि का सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले तो समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो समस्या की पहचान आपने कर ली कि सर जी स्टीफन क्रेसन की थ्योरी नहीं कराई, आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट के अंदर केस करेंगे आपके खिलाफ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब तक समस्या की पहचान नहीं करोगे तो समाधान किसका करोगे? समस्या होनी चाहिए ना, तभी तो पहचान करोगे। तो समस्या क्या होना जरूरी है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करो। समस्या क्या है, किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार से हम इसको मतलब आगे सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानो पहचानो, उसको डिफाइन करो। ठीक है, तीसरे नंबर पर होता है फैक्ट ढूंढो, समस्या से संबंधित फैक्ट ढूंढो, या उनके बीच में जो कंसेप्ट रहते हैं जो आप समस्या बनाते हो उसके बीच में जो जो आपको रिलेवेंट जानकारी मिले उनके बीच में कुछ हाइपोथेसिस तैयार करो। ठीक है, और फैक्ट ढूंढो उस जानकारी के संबंधित में। यार सर ने तो बताया, मैंने यूट्यूब पर भी करा दी थी ये वाली थ्योरी, यार कुछ बच्चों ने बताया, इंग्लिश वाली मैडम ने भी करा दी है। ठीक है, तो आपने क्या ढूंढा? अलग अलग जानकारी ढूंढी कि यार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस तरीके से भी है। तो फैक्ट ढूंढना आप लोगों ने चालू कर दिया कि स्टीफन क्रेसन की थ्योरी तो यहाँ अलग प्रकार से हो चुकी है, आज स्टीफन क्रेसन ही फेमस हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या काम करो? एनालिसिस करो प्रॉब्लम का। ठीक है, आप क्या काम करो? प्रॉब्लम का एनालिसिस करो। यहां पर भी आपके दो मेथड आ जाते हैं, एनालिसिस मेथड और आपका सिंथेसिस मेथड। ठीक है, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका विश्लेषण विधि, यहां पर हो जाएगा आपका विश्लेषण विधि, और ये हो जाएगा आपका संश्लेषण विधि। ठीक है, तो ये दो मेथड भी आपका देखने को मिल जाएगा। एनालिसिस में क्या होता है? बेसिकली समस्या के यहां पर टुकड़े कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं समस्या के? इसके अंदर यहां पर समस्या के टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी समस्या होती है उस समस्या के यहां पर टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब आप लोगों को मिल गई, अब आप लोगों को स्टीफन क्रेसन की थ्योरी मिल गई। अब स्टीफन क्रेसन की थ्योरी के अंदर आपने देखा यार इन्होंने तो 5 हाइपोथेसिस बनाई हुई है, 5 परिकल्पनाएं दी हुई है। यार अलग अलग परिकल्पनाओं को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस परिकल्पना में ये कहा है, इस परिकल्पना में ये कहा है, इस वाली परिकल्पना में ये कहा है। तो आपने उस 5 परिकल्पना को अलग अलग करके तोड़ लिया। ठीक है, और उसको डिटेल में फिर आप लोगों ने पढ़ना शुरू करा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या काम करा? उनको सभी को जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया भाई, अब तो सारी चीज जोड़ लो, बाकी सब्जेक्ट को भी एक साथ जोड़ लो, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया, फिर तो दिमाग के अंदर सारी चीज इधर उधर बिखरी पड़ी है, उन सबको एक साथ आपने जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद अपना एग्जाम देने आप लोग चले गए। एग्जाम देने के बाद भगवान करे आपका स्कोर 140 प्लस आ जाए, क्योंकि इतना तो ला नहीं भाई, कोर्स भी ले रखा है, उसके बावजूद भी इतना ना लाए, 130 तो कम से कम लेके ही आना। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? लास्ट में आपके रिजल्ट का मूल्यांकन होगा, इवेल्यूट होगा, कि जो आपने समस्या का समाधान करा है उसका आपका मूल्यांकन होगा कि वो किस प्रकार से समस्या का समाधान करा है। कभी बस पास हो गए तो नहीं आ गए कि सर जी हम तो पास हो गए बैच लेने के बावजूद भी, मैं नहीं करूंगा कुछ भी तारीफ वारीफ की, पास हो गए आ जाओगे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? समस्या समाधान के आपके स्टेप होते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, 2 बनते हैं समस्या समाधान विधि से। पहला तो आपका स्टेप पूछ लेता है कि समस्या समाधान के बेसिकली कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन सा स्टेप नहीं है। तो एक तो आपको स्टेप पता होने चाहिए कि इसके कौन से स्टेप होते हैं। दूसरा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जैसे जो समस्या समाधान विधि है, जैसे मान लीजिए आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, तो इसको कम करने के लिए समस्या समाधान में कौन से अवरोधक हो सकते हैं, कौन से बैरियर हो सकते हैं। तो बैरियर के अंदर एक नाम आता है आपका, कहा है आपका
एक बैरियर आता है आपका फंक्शनल फिक्सनेस, ठीक है, कार्यात्मक स्थिरता, हिंदी में लिख देता हूं, कार्यात्मक स्थिरता, ठीक है, ये एक नाम आता है कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस। अब देखो इसमें क्या होता है, फंक्शनल फिक्सनेस में बेसिकली क्या होता है, जब किसी समस्या का एक ही प्रकार से सॉल्यूशन होता है तो आपका फंक्शनल फिक्सनेस होता है, ठीक है, यानी जब किसी समस्या का एक ही प्रकार से समाधान होता है तो आपका फंक्शनल फिक्सनेस के अंदर ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने स्टीफन क्रेसन की थ्योरी देख ली, स्टीफन क्रेसन की थ्योरी आपको कहीं से नहीं मिल रही, आपने कहा कि नहीं हम तो सचिन सर से ही पढ़ेंगे। अब मैंने कहा भाई मैं तो आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ कोर्स के अंदर, मेरे कोर्स के अंदर तो सीडीपी के अंदर आपको स्टीफन क्रेसन की थ्योरी नहीं मिलेगी, नहीं मैं तो आपसे ही पढ़ेंगे वरना हम तो कोर्ट के अंदर केस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई सीडीपी के अंदर नहीं आएगी स्टीफन क्रेसन थ्योरी, जाओ मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, नहीं पढ़ेंगे तो आपसे ही पढ़ेंगे। चलो मैंने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मान लो मेरा पढ़ाया हुआ आपको सही नहीं लगा, मान लो मेरा पढ़ा हुआ स्टीफन क्रेसन आपको सही नहीं लगा, तो आपको दूसरी जगह पढ़नी चाहिए ना, नहीं हम तो आपसे ही पढ़ेंगे, तो आप क्या समस्या समाधान कर पाओगे? तो फिर जो आपकी जो समस्या समाधान है, जो आपकी समस्या है स्टीफन क्रेसन की थ्योरी, उसका समाधान हो पाएगा? जी नहीं, उसका समस्या समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ही तरीका अपना रहे हो, आप तो एक ही तरीका अपना रहे हो ना कि पढ़ेंगे तो बस इसी से पढ़ेंगे। जबकि मैं कह रहा हूं कि मान लो मेरा तरीका पसंद नहीं आया या वाकई में आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया, तो आपको दूसरा तरीका अपनाना चाहिए ना, किसी दूसरे का भी पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको फंक्शनल फिक्सनेस के अंदर आ जाएगा, यानी कि कार्यात्मक स्थिरता या प्रकार्यात्मक स्थिरता भी इसको बोल देते हैं, अलग अलग नाम हिंदी के अंदर दिया हुआ है, हो सके तो इंग्लिश के अंदर इसका नाम आप लोग याद करने लेना, ठीक है। एक और इसका दूसरा भाई देखने को मिल जाता है जिसका नाम है आपका रिस्पॉन्स सेट। क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस चीज में कमी की जाए, तो आपका जो रिस्पॉन्स सेट होता है तो रिस्पॉन्स सेट में कमी की जाए, ठीक है, रिस्पॉन्स सेट में कमी की जाए। रिस्पॉन्स सेट बेसिकली ये भी आपका समस्या समाधान में बैरियर का काम करता है, ठीक है, ये भी आपको किसी समस्या को सोल्व करने का जो तरीका होता है एक ही बताता है, आपका प्रेजेंट करने का ये भी एक ही तरीका बताता है जो आपका रिस्पॉन्स सेट होता है, ठीक है। दोनों दोनों चचेरे भाई एक तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको तरीका पूछे कि आपको समस्या समाधान के लिए कौन बढ़ावा देने की बात करता है, तो एक चिंतन होता है, ठीक है, एक एनालॉजिकल थिंकिंग होती है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगी। कौन सी बढ़िया रहेगी? आपकी एनालॉजिकल थिंकिंग इसके अंदर बढ़िया रहती है। कौन सी रहती है? एक एनालॉजिकल थिंकिंग बढ़िया रहती है इसके अंदर। कौन सी? एक एनालॉजिकल थिंकिंग इसके अंदर बढ़िया रहती है। अब देखिए एनालॉजिकल थिंकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, एनालॉजिकल थिंकिंग के अंदर जो भी आपके सामने समस्या रहती है, जो भी आपके सामने समस्या रहती है, समस्या आपके सामने क्या थी? समस्या आपके सामने थी स्टीफन क्रेसन की थ्योरी। किसकी थ्योरी? स्टीफन क्रेसन की, स्टीफन क्रेसन की थ्योरी, ठीक है, स्टीफन क्रेसन की थ्योरी। अब स्टीफन क्रेसन की थ्योरी से मिलती जुलती थ्योरी आप लोग कर लो, ठीक है, यानी समस्या से मिलती जुलती समस्या कर लो, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं। इसका मतलब होता है मिलती जुलती समस्याओं को सोल्व करना। क्या काम करना? मिलती जुलती समस्याओं को, मिलती जुलती समस्याओं को, मिलती जुलती समस्याओं को सोल्व करना, ठीक है, यह आपका एनालॉजिकल थिंकिंग होता है जो समस्या समाधान में बैरियर का काम निकल करती, हेल्प का काम करती है, ठीक है। तो आपने क्या काम करा? आपने क्या काम करा? जो आपकी स्टीफन क्रेसन की थ्योरी थी, इससे मिलती जुलती थ्योरी को ही आप लोगों ने देख ली, जो इन्होंने परिकल्पनाएं दी थी, ठीक है, जो इन्होंने परिकल्पनाएं दी थी, इससे मिलती जुलती कोई थ्योरी कर ली जिसमें इन्होंने इस प्रकार की परिकल्पनाएं दी थी। जैसा मान लीजिए आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, तो सीटेट के एग्जाम से मिलते जुलते आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिए, इससे मिलते जुलते आप लोगों ने मॉक टेस्ट लगा लिए कि भाई 150 नंबर का ये पेपर आता है, 150 नंबर का ये पेपर आता है, मिलते जुलते पेपर लगा लिए तो आप लोगों का ये समस्या समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार की एनालॉजिकल थिंकिंग आप लोगों ने कर ली, ये आपकी समस्या समाधान में क्या काम करेगी? ये हेल्प करेगी। क्या काम करेगी? ये आपकी समस्या समाधान में हेल्प करेगी। ये दोनों आपकी हेल्प नहीं करेगी, ये आपकी अवरोधक बनती है, ये नुकसान करती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए समस्या समाधान के अंदर। तो ये समस्या समाधान का आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था
जो मैंने आपको समझाया। ठीक, अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, आपको जरा कमेंट में चेक करता हूँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, बात करते हैं डिस्कवरी मेथड की, बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, ठीक है भाई। देखिए अगला मेथड बात करते हैं, डिस्कवरी मेथड की बात करते हैं, ठीक है। डिस्कवरी मेथड की बात कर लेते हैं, जिसको आप लोग ह्यूरिस्टिक मेथड भी कह लेते हैं। वैसे इनके सीटेट के एग्जाम में सबसे मेन बड़ी बात ये है, कभी मनोवैज्ञानिक नहीं पूछे जाते, कि कभी मनोवैज्ञानिक पूछ लेगा इंडक्टिव मेथड का कौन है, डिडक्टिव का कौन है, आपके प्रोजेक्ट मेथड का कौन है, प्लेवे मेथड का कौन है, या फिर आपके ह्यूरिस्टिक मेथड का कौन है। आपके मनोवैज्ञानिक नहीं पूछे जाते, बस आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका ह्यूरिस्टिक मेथड का भी अगर मान लीजिए कभी आने लग जाए तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। डिस्कवरी मेथड, जहां पर बच्चा, अन्वेषण मेथड, जहां पर बच्चा खोजबीन करके किसी चीज को सीखता है। आपने बच्चे से कहा कि मान लीजिए आपने बच्चों को कोई काम दे दिया, कोई असाइनमेंट दे दिया कि बेटा आपको पौधों के बारे में, अपने आसपास के परिवेश में जो भी पौधे हैं, तो आपको ये चीज करके लानी है, ये काम करके लाना है, ठीक है। तो बच्चा क्या काम करेगा, घर जाएगा, आसपास में चीजों क्या काम करेगा, ऑब्जर्व करेगा। चीजों को क्या काम करेगा बच्चा, ऑब्जर्व करेगा। और ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो अपने आप पास से क्या काम करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद अपनी थिंकिंग का यूज करेगा। और थिंकिंग बेसिकली किसका यूज करेगा आज की डेट के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का बच्चा यूज करेगा। और थिंकिंग का यूज करने के बाद फिर बच्चा खोजबीन करेगा। और खोजबीन बेसिकली इसी के अंदर आपकी आ जाएगी, और खोजबीन करके फिर टीचर को जाके काम दिखाएगा कि टीचर ये मेरा काम है और ये मैं इस तरीके से खोजबीन करके लाया हूं। अब हमारे टाइम में, स्कूल टाइम में क्या होता था, टीचर ने क्लासरूम में कोई काम दे दिया, बताया, कोई लेसन पढ़ाया, ठीक है। और लेसन पढ़ाने के बाद क्या कह दिया, जैसे मैंने आपको टीचिंग मेथड पढ़ा दिया, चलो भाई टीचिंग मेथड हो गया, अब जाओ जाके इसकी प्रैक्टिस करके लाना। तो मैंने क्लास में चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आपको होमवर्क दे दिया और आपको असाइनमेंट दे दिया। क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया और आपको असाइनमेंट दे दिया। ये मेथड आज की डेट के अंदर पूरे गलत साबित हो गए। आज की डेट के अंदर आपको डिस्कवरी मेथड के माध्यम से खोजबीन करके, खोजबीन क्या बोल रहा हूं मैं भी, खोजबीन वाले तरीके के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, जहां पर बच्चा खुद एक्टिवली इंगेज होकर किसी चीज को सीख पाए, खुद एक्टिव होकर किसी चीज को अपना लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से कर पाए। वो सबसे बढ़िया तरीका आज की डेट के अंदर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग आज की डेट के अंदर किसके माध्यम से चल रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड पर चल रहे हैं, बाल केंद्रित विधि पर आज की डेट के अंदर हम चल रहे हैं। अब क्या हो गया सर, हमें क्यों दिया है, अरे भाई मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग तो बड़े हो ना, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। तो इस मेथड के अंदर बेसिकली आपका ये चीज की जाती है, और देखना आएगा इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मेथड के अंदर मैंने आपको चीजें बताई है, ठीक है। अब देखिए खोज विधि के अंदर बेसिकली क्या होता है, खोज विधि के अंदर सबसे पहले क्या काम करेगा, कोई भी अपना समस्या की पहचान कर लेगा। जैसे मैंने कह दिया कोई भी समस्या होगी, बच्चे से कह दिया पेड़ पौधे के बारे में ढूंढ कर लाना है, तो समस्या की पहचान होगी, हाँ सर ने कोई काम दे दिया, पेड़ पौधे के बारे में करके लाना है। उसके बाद बच्चा क्या काम करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, आसपास में ढूंढेगा, पार्क में नर्सरी में जाकर ढूंढेगा चीजों को, और ऑब्जर्व करेगा कौन सा पार्क में कौन सा पौधा है, किस प्रकार से चलता है, ये सब चीजें उनको ढूंढेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा उनके ऊपर, और ऑब्जर्व करेगा, लिखेगा भी साथ के साथ अपने कॉपी रजिस्टर में। फिर उसके बाद समस्या का समाधान करेगा, ठीक है, यानी अपना जो भी उसको काम मिला था उसको लिख ला के अपने टीचर को दिखाएगा, और फिर टीचर उसका क्या काम करेगा, मूल्यांकन करेगा, कह रहे वाह बेटा तुम तो अच्छा काम करके लाए, क्योंकि गलत तो कह ही नहीं सकता ना उसको, अगर गलत करके लाएगा तो उसको अपना उपचारात्मक शिक्षण दे देगा कि नहीं बेटा इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से आपका हो सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से वो फिर यहाँ पर चीजों को कराएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इस मेथड के अलावा आई होप आप लोगों ने एक मेथड और देखा होगा, एक मेथड आपका और देखने को मिला था, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये मेथड भी इस बार सीटेट के एग्जाम में पहली बार आया। तो ये मेथड मैं आपको बता देता हूं, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है। आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब कोई आदमी किसी काम को करने के लिए कोई चीज को सीखता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करता है, ट्राई करता है, उसके बाद फिर उसकी गलती होती है, और फिर उसके बाद वो फिर किसी चीज को
सीख जाता है। ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये होता है एक और मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये पहली बार पूछा गया सीटेट के एग्जाम में, वरना तो इतना ये कोई खास देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ट्रायल एंड एरर मेथड आपको देखने को मिला था, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, इसको कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो, ठीक है। या सबसे बढ़िया आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर लो, सीटेट में तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही पूछा गया। कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड एक ही बात है, दोनों के एक ही नाम है मतलब। सीटेट वालों को सीटेट की लैंग्वेज में कर दो, ये बेसिकली सीटेट में पूछा गया ये नाम, ठीक है। तो ये मेथड भी आपका पूछा गया। ये जितने भी मेथड है ये सभी वो मेथड है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीडीपी में तो यही आएंगे आपके, और यही मेथड आपके दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए आपके ईवीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, या आपकी लैंग्वेज हो गया, उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं कुछ आपके लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के अंदर कुछ आपकी विधियां पूछी जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे यूट्यूब पर मैंने कुछ क्लास करवाई हुई है, तो वहां पर कुछ विधियां दी हुई है, तो विधियां आपके जो लैंग्वेज के टीचर है ना, वो आपको विधियां करवाएंगे, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कभी, फिर मेरे ऊपर टूटो कि सर आपने विधियां नहीं करवाई। वो आपके लैंग्वेज के टीचर करवाएंगे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यूट्यूब पर तो मैं करवा देता हूँ सारी, तो लेकिन कोर्स के अंदर वो आपको टीचर करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। अगर कोई चीज आपको पूछनी है आप लोग पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपकी क्लास को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, कतई जहल लग रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है भाई। इसके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, देखिए जिस चैप्टर के मैं साथ के साथ एमसीक्यू आपको करा रहा हूं वो तो आपको साथ के साथ मिल रहेंगे। जिस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन एमसीक्यू नहीं है, उसके एमसीक्यू आपको कोर्स के अंदर अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? भाई हमारा तो नोटिफिकेशन आता है, आप चेक करिए एक बार। ठीक है ठीक है। सर शादी कब कीजिएगा? करेंगे भाई करेंगे, लाओ ढूंढ कर लाओ, करेंगे शादी ठीक है। हाँ, टेंशन मत लो, सीडीपी की टेंशन मत लो बिल्कुल भी, 1% भी, ठीक है। हाँ अभी चैप्टर बचे हुए हैं आपके, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपके चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है। सीडीपी में तो इससे कम रखना ही नहीं, सीडीपी में तो इस नंबर से कम रखना ही नहीं है, पूरे 30 में से 30, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेड कोर्स लिया है और फिर भी आप इस नंबर से कम रख रहे हो ना, तो समझ लो कमी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कहीं कमी है, इस नंबर से कम मत रखना। देखो एक दो नंबर बाई चांस कभी कट जाए, कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कोशिश आपको इसी नंबर की रखनी है। पता नहीं अनगिनत स्टूडेंट है जो 30 में से 30 लाते हैं, ठीक है। तो ये स्कोर आपको रखना है। ट्रायल एंड एरर को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्यतन और त्रुटि विधि, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं पर्यतन और त्रुटि विधि। और पूछिए। हाँ ठीक है। हाँ 20 अगस्त को एग्जाम है दोनों शिफ्ट का आपका। ठीक है। हाँ ठीक है मनोज कुमार। ठीक है ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको, तो मैं क्लास को ये स्टॉप कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, और टीचिंग अप्रोच आपको बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको टीचिंग अप्रोच बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको यही कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट लगा लिया करो, मॉक टेस्ट से दिक्कत नहीं है कोई, मॉक टेस्ट लगा लिया करो, हफ्ते में एक लगा लिया करो, ज्यादा मत लगाओ, एक लगा लो। ज्यादा कोशिश करो जो आपकी ओमार सीट होती है ना, मार्केट से ले आओ, मार्केट से ओमार सीट लेकर आ जाओ। तो ओमार सीट पर अब ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो हफ्ते में कोई एक लगा लिया करो, वरना इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना ओमार सीट के ऊपर, ठीक है। चलो अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।